नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार चारण, एसोसिएट प्रोफेसर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड, बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। और विद्यार्थियों, इसकी टाइमिंग, इसका जो काल है वो 1740 से प्रारंभ होकर के 1956 तक कवर होता है। आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1956 तक, बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट। यह पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके आज हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। आज पहला व्याख्यान है, सिलेबस की बात होगी कि आपके इस पेपर में 5 इकाइयाँ हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बीए भाग द्वितीय में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें भी 5-5 इकाइयाँ थी विद्यार्थियों। और इसी तरह बीए पार्ट फर्स्ट में भी हमारे जो 2 पेपर थे, उन दोनों में 5-5 इकाइयाँ थी। तो बीए फाइनल ईयर में भी आपके इस पेपर में 5 इकाई हैं। पहली इकाई की यदि हम बात करें कि पहली इकाई में कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम इस सत्र में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति। यूरोपीय शक्तियों से तात्पर्य विद्यार्थियों, जब यहाँ पर पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीस आए, तो उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी, किसका यहाँ पर शासन था, कितने शासक थे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिमी भारत में, ये तमाम राजनीतिक स्थिति का उल्लेख इस टॉपिक में रहेगा। और आर्थिक स्थिति का, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। दूसरा टॉपिक है बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर आई थी, उसका बंगाल में विस्तार जो होता है, भारत में अंग्रेज़ों ने राजनीतिक शक्ति का जो एक स्वरूप धारण कर लिया था, वो बंगाल में हमें दिखाई देता है। और इसी टॉपिक में है प्लासी और बक्सर का युद्ध। जो अंग्रेज़ों ने पहले प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद में उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता। और इस प्रकार से बंगाल में अंग्रेजी जो ताकत है, वो दृढ़ता के साथ में अपने पैर जमाने में कामयाब होती है। अंग्रेज जो कि मूलतः व्यापार करने आए थे, वो यहाँ पर हमें एक राजनीतिक शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। इसी यूनिट में अगला टॉपिक है 1772-73 में प्रशासनिक परिवर्तन। अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ पर अपनी सुविधा से उन्होंने जो प्रशासनिक परिवर्तन किए, जो नियम बनाए, वो है। इसी इकाई में क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय। क्षेत्रीय शक्तियों में बात होती है मैसूर की। मैसूर जो कि दक्षिण भारत में है, और वहाँ के शासकों की यदि हम बात करें तो हैदर अली का नाम प्रमुखता से आता है, और
टीपू सुल्तान का। और उन दोनों शासकों के समय मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होते हैं। 4 युद्ध होते हैं, आंगल मैसूर युद्ध। वो सारा विवरण इस इकाई में आएगा। फिर बात होती है पंजाब की क्षेत्रीय शक्तियों में। पंजाब में जो उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी, और उस राजनीतिक अस्थिरता में सिखों का जो उत्थान होता है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का विस्तार, महाराजा रणजीत सिंह और मराठे, उनके आपस में जो भी उनकी डीलिंग्स हैं, सतलुज पार, जो सतलुज नदी है उसके पार के जो राज्य हैं, छोटे छोटे जो रियासतें हैं, और महाराजा रणजीत सिंह के अंग्रेज़ों के साथ में संबंध, महाराजा रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय, महाराजा रणजीत सिंह का मूल्यांकन। विद्यार्थियों, सिख युद्ध, आंगल सिख युद्ध जो कि 2 हुए थे, प्रथम और द्वितीय, उनका अध्ययन भी हम इसी शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों में बात होती है अवध की। अवध, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, और हम देखिए वहाँ के जो नवाब हैं उनकी कठिनाइयाँ, वेलेज़ली जो कि अंग्रेज़ प्रतिनिधि है उसकी दबाव नीति, लॉर्ड डलहौजी, और फिर अवध का विलय। ये सारा अध्ययन हम अवध विलय का जो एक नैतिक उसका मूल्यांकन है, वो भी डलहौजी की जो चालें हैं, ये सब अध्ययन हम इसी इकाई में करेंगे। तो क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय के रूप में मैसूर, पंजाब और अवध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध इनका संघर्ष, और ब्रिटिश साम्राज्य में मैसूर का विलय, पंजाब का विलय और अवध का विलय, ये हम विद्यार्थियों प्रथम इकाई में करेंगे। द्वितीय इकाई 2 में हम पानीपत का तीसरा युद्ध, आप जानते हैं पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। उस तीसरे युद्ध के कारण करेंगे हम, परिणाम करेंगे। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के अधीन मराठा जो एक्टिविटीज़ हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी सत्ता के साथ मराठों का जो संघर्ष है वो भी हम इसी इकाई में करेंगे। मराठों की असफलता के कारण उनका भी अध्ययन दूसरी इकाई में करेंगे। तो दूसरी इकाई विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह मराठों पर केंद्रित है। पानीपत का तीसरा युद्ध है तो उसमें भी एक पक्ष मराठे हैं। महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस मराठों के प्रमुख सेनापति हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, और अंग्रेजी सत्ता के साथ मराठों का जो संघर्ष चलता है, फिर उस संघर्ष में उनकी असफलता रहती है, उन कारणों का अध्ययन हम इसी इकाई में करेंगे। तीसरी इकाई की बात विद्यार्थियों, इकाई 3 में विद्यार्थियों मैं समझता हूँ कि आपके पास में कॉपी पेन होगा। जो भी बात आप नोट करने लायक समझें, आपको लगे कि ये मुझे बाद में याद नहीं रहेगा, वो आपको नोट करना चाहिए, और ये आदत आपको डालनी चाहिए। आपके याद रहे या ना रहे का प्रश्न नहीं है, आपको नोट्स बनाने चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक रहता है। बात करते हैं हम तीसरी इकाई की। तीसरी इकाई में है रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति। क्रांति के कारण क्या थे, वो क्रांति का स्वरूप क्या था? वो केवल एक क्रांति थी या विद्रोह था, या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जैसा कि वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले
जिसका उन्होंने यूँ कहें कि वो थ्योरी उन्होंने स्थापित की थी। तो क्या वो स्वतंत्रता संग्राम था या एक क्रांति थी, विद्रोह था? और फिर 1857 की जो हम इसकी बात करते हैं रिवॉल्ट की, उसकी असफलता जो रही उसके क्या कारण रहे, और 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे, ये अध्ययन हम तीसरी इकाई में करेंगे। तीसरी इकाई में ही अंग्रेजी प्रभुसत्ता का 1858 से लेकर के, यानी कि 1857 के बाद जब 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके और भारत में जो पूरा एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ जो ब्रिटिश क्राउन है उस क्राउन के उस राज्यादेश के तहत संचालित होता है भारत का राज्य। ये अंग्रेजी प्रभुसत्ता का 1858 से 1947 ईस्वी के मध्य देसी रियासतों में विकास, यानी कि कैसे यहाँ की जो स्टेट्स हैं हमारी, उन स्टेट्स में अंग्रेजी राज्य फैलता गया। अगला टॉपिक इसी इकाई में भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी, ये जो राजस्व की विधियां थीं ये क्या थीं और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तीसरी इकाई में अध्ययन होगा। और तीसरी इकाई का अंतिम टॉपिक अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस का विकास, प्रिंटिंग प्रेस। अंग्रेजी शिक्षा भारत के अंदर किस प्रकार से लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है, अंग्रेजी यहाँ पे जो पढ़ाया गया, हमारी जो स्थानीय मातृभाषा में जो शिक्षा थी उसके स्थान पर एक विदेशी भाषा में यहाँ पर शिक्षा जो प्रारंभ की गई, उसके बारे में कैसे वो उसका प्रारंभ हुआ, वो चर्चा इस इकाई में है। विद्यार्थियों, चौथी इकाई की यदि हम बात करें तो इसमें ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव, यानी कि जब से अंग्रेज़ भारत में आए और उनके हाथ में यहाँ की प्रशासनिक और यहाँ की राजनीतिक शक्ति उनके हाथ में आई, जब से वो यहाँ पॉलिसी बनाने लगे, उनका क्या आर्थिक प्रभाव रहा। चौथी इकाई में ही धन का निष्कासन, जो यहाँ से धन लगातार इंग्लैंड जा रहा था सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में और दूसरे माध्यम से, उस धन के निष्कासन की बात हुई है और उसके क्या परिणाम हुए, वो बात हम चौथी इकाई में करेंगे। चौथी इकाई में ही भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण, भारत में जो अंग्रेजी शासन चल रहा था उस दौरान भारत के लोगों में गुलामी का एहसास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर आई। किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर आई, कैसे इसका जन्म हुआ, इसके उदय के कारण चौथी इकाई में हम करेंगे। चौथी इकाई में ही हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, नरम दल, गरम दल, कांग्रेस के ये जो दो दल थे और इनकी क्या इनकी एक्टिविटीज़ थी उनकी चर्चा करेंगे। और इसी इकाई में हम भारत सरकार के अंग्रेज़ों के ज़माने में जो दो अधिनियम यहाँ पर लागू हुए थे, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। विद्यार्थियों, उसके बाद आती है इकाई 5, यानी कि अंतिम इकाई। पहला टॉपिक है 1920 से लेकर 1947 के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। विद्यार्थियों, ध्यान रहे 1920 से 1947 ये पूरा गांधी युग है। महात्मा गांधी की एक्टिविटीज़ लीड करती हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को। और भी सेना नायक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। हाँ, इस दौरान पूरा जो हमें
भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, इस दौरान सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, अशफाक है, ये खुदीराम बोस है, प्रताप सिंह बारट है, केसरी सिंह बारट है, जोरावर सिंह बारट है, इन सब की चर्चा हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में करेंगे। फिर बात होती है सांप्रदायिक राजनीति का विकास, कि कैसे भारत में सांप्रदायिकता का जन्म होता है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं यहाँ 1206 से विधिवत रूप से दिल्ली में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। 1857 तक रहा, एक बहुत लंबा समय है। जब दिल्ली के शासक इस्लाम के अनुयायी हैं और प्रजा वो हिंदू हैं। लेकिन विद्यार्थियों, आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है, सांप्रदायिक आपको जो एक संघर्ष है वो पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में कहीं देखने को, पढ़ने को नहीं मिलता। पीपल टू पीपल यदि हम बात करें, एक आम हिंदू नागरिक और मुस्लिम नागरिक, उनके बीच में हमें कोई द्वेष दिखाई नहीं देता है। किसी गांव या किसी शहर में राम और रहीम दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने आने के बाद इस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पर स्थापित किया, इस प्रकार से प्लांटेड किया कि धीरे धीरे ऐसे लोगों को उन्होंने खड़ा किया और उनको आर्थिक मदद दी, उनको हैसियत दी, ताकत दी, धन दिया, ताकि दोनों जो प्रमुख यहाँ के संप्रदाय हैं, प्रमुख दोनों जो धर्म हैं, उनके बीच में खाई बन जाए और उसमें उनको सफलता मिली। और सांप्रदायिक राजनीति ने हमारे देश के पूरे एक जो भाईचारे का माहौल था उसको दूषित कर दिया, उसको खूनी रंग से रंग दिया। वो उसका अध्ययन हम इस 5वीं इकाई में करेंगे। भारत विभाजन के कारण भी हम इसी इकाई में करेंगे। 1950 के भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जो विद्यार्थियों हमारा जो संविधान है जिस पर हम गर्व करते हैं, जो 1950 26 जनवरी को लागू हुआ था, उसका अध्ययन भी इसी इकाई में हम करेंगे। और जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत सारे देसी शासक ऐसे थे, हमारी रियासतें ऐसी थी। राजस्थान की बात करें तो जोधपुर की बात हम कर सकते हैं, हिंदुस्तान की बात करें तो हैदराबाद की बात हम कर सकते हैं। ये लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसी व्यवस्था दी कि देसी रियासतें चाहें तो हिंदुस्तान के साथ रहें, चाहे पाकिस्तान के साथ रहें, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। ऐसे में देसी रियासतों का जो एकीकरण हुआ भारत संघ के रूप में, इसका अध्ययन भी हम 5वीं इकाई में करेंगे। और 5वीं इकाई का अंतिम टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का जो सीमांकन है वो, उसको एक नए सिरे से उस पर एक एक्सरसाइज की गई जो 1956 में पूरी हुई। विद्यार्थियों, इसी व्याख्यान में मैं आपको पेपर स्कीम भी बताना चाहता हूँ कि बीए पार्ट 3 में क्या आपकी पेपर स्कीम रहेगी। एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 2020 का मॉडल पेपर है। 2020 में जो पेपर आया है वो है, आप इसको एक मॉडल पेपर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यार्थियों देखिए, इसमें इस पेपर की यदि बात करें तो इस पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन हैं, यानी कि 3 खंड हैं। सेक्शन ए 20 नंबर का है
जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 10 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का और 10 प्रश्न 20 नंबर के। सेक्शन ए में आपको कितने शब्दों में उत्तर देना है, वो जो आंसर लिमिट है वो 50 वर्ड्स हैं, यानी कि 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। सेक्शन ए में 10 छोटे छोटे प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे और 50 शब्दों में उत्तर देना है। सेक्शन ए कुल मिलाकर के 20 नंबर का है। विद्यार्थियों, अब हम बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में विद्यार्थियों कुल प्रश्न आएंगे 5। प्रत्येक प्रश्न के अंदर अथवा है। 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में अथवा, यानी कि उन दोनों में से कोई एक करना है। दूसरे प्रश्न में भी अथवा है, तीसरे में भी अथवा है, चौथे प्रश्न में भी अथवा है, 5वें प्रश्न में भी अथवा है, 6ठे प्रश्न में भी अथवा है। इस प्रकार से यहाँ कुल प्रश्न हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्रश्न में से आपको विद्यार्थियों 5 करने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो अथवा है या तो आप मेन प्रश्न करें या उसका अथवा करें। इस प्रकार से आपको यहाँ आप 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित हैं और 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। आंसर लिमिट 200 वर्ड्स। कितने? 200 शब्दों में है। 7 नंबर का एक प्रश्न है। कुल जो है 5 प्रश्न है बी सेक्शन में। तो बी सेक्शन जो है आपका विद्यार्थियों वो बनता है 35 नंबर का। ए सेक्शन था 20 नंबर का, बी सेक्शन 35, ये नंबर हो गए 55। अब हम आते हैं सी सेक्शन पर। सी सेक्शन में विद्यार्थियों कुल 5 प्रश्न हैं। इन 5 में से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित हैं और 500 शब्दों में उत्तर देना है। 500 वर्ड्स में उत्तर देना है। आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। आंसर लिमिट 500 वर्ड्स। तो यहाँ 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का, और कुल मिलाकर के ये हो गए 45 नंबर। ए सेक्शन 20 नंबर का था, बी सेक्शन 35 नंबर का था और सी सेक्शन 45 नंबर का है। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका ये कुल 100 नंबर हो जाता है। 100 नंबर का ये पेपर 3 घंटे में आपको करना होता है। और ध्यान रहे, पास होने के लिए 36 अंक अनिवार्य होते हैं, लेकिन आपको 36 नहीं, 36 से ज़्यादा अंक लाने हैं, प्रथम डिवीज़न लाना है। बहुत ही आसान पेपर है, बहुत ही रुचि वाला पेपर है। आप जब हमारा ये पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यह पेपर आपको पढ़ने में आनंद आएगा, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन है। युवकों को, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने में बहुत आनंद आता है और इस पेपर में बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं। विद्यार्थियों, एक बात और मैं इस पेपर के लिए आपको बताऊं कि इसके जो राइटर हैं, पुस्तक का टाइटल तो मैंने पुस्तक का बता दिया। राइटर जो हैं, आप वैसे जो हमारी पुस्तकालयों में जो आसानी से जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उसके राइटर हैं कालूराम शर्मा और प्रकाश व्यास। पुस्तक का टाइटल तो यही है जो हमने इस पेपर का टाइटल है, आधुनिक भारत का इतिहास, और कालूराम शर्मा, प्रकाश व्यास। इसके
अतिरिक्त आप और भी पुस्तकें खरीदना चाहें तो इसमें एक पुस्तक R.L. शुक्ल की आती है। टाइटल यही है पुस्तक का, R.L. शुक्ल की, और वो जो पुस्तक है वो दिल्ली से प्रकाशित है। एक और पुस्तक है, उसके राइटर हैं B.L. ग्रोवर। टाइटल यही है पुस्तक का, आधुनिक भारत का इतिहास। B.L. ग्रोवर और यशपाल, वो पुस्तक भी दिल्ली से प्रकाशित होती है। फिर कोई भी विद्यार्थी यदि कुछ और अतिरिक्त जानकारी जानना चाहे वो मेरे इस फ़ोन नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकता है। और इस पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे रोज़ के व्याख्यान आपको मिलते रहेंगे। आपको कोई भी समस्या आए आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।